everyone, I welcome you all at Adhisthana S में आपका स्वागत है. So this is 1.5 year current affairs series, a very important series for the prelims 2026 examination. देखिए prelims 2025 के अंदर भी हमने ये सीरीज निकाली थी और उसमें भी काफी स्टूडेंट्स को ये फायदा इसके अंदर पहुंचाया था, राइट. अब हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर 31 तक हमने कंप्लीट कर लिए और बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के अंदर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. बहुत स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, राइट. जैसे अभी पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था पंजाब का, तो उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे गए और अभी तो अपन ने पढ़ाई किया, अभी तो अपन ने 31 लेक्चर ही इसके अंदर कंप्लीट करे हैं. अभी तो बहुत सारे और करने हैं, 100+ लेक्चर्स अपन को इसके अंदर कर गए और हम इस बार पूरा 1.5 ईयर करंट अफेयर्स डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करवाएंगे आपको, राइट. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट बैच स्टार्ट करा, 10 सिलेक्शन बैच. और 10 सिलेक्शन बैच इतना अच्छा चल रहा है बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ पर ये डिसाइड करा था कि हम 8000+ क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, राइट. बट आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो अभी इस बैच को हमने स्टार्ट किया था 15 अक्टूबर को, ठीक है. अभी इस बैच के अंदर 2.5 महीने हुए हैं और 2.5 महीने के अंदर आप देखें पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी हमने इसके अंदर करा है. मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है, पॉलिटी के अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है, 90% पॉलिटी हैज बीन कंप्लीटेड, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया और हमने अभी ही 5000+ क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व कर दिए और अभी तो हमारे पास अप्रैल तक का टाइम है. अप्रैल मंथ तक हम इसके अंदर कम से कम नहीं तो 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बैच. एक बार 15,000 क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद बच्चों के लिए कुछ आप देखेंगे इसके अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैच. अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बट जनवरी के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा बिकॉज उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता. अभी भी जो मेहनती बच्चे हैं, जो बैकलॉग्स अपनी कवर करके इस बैच को कर सकते हैं ज्वाइन. और बच्चों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है. बच्चे बोल रहे हैं सर हमने ये बैच अगर पहले ज्वाइन कर लिया होता तो काफ़ी अच्छा अभी तक हमारा रिजल्ट आ जाता, राइट. चलिए खैर, जब रिजल्ट आएगा तब हम इसके बारे में वापस आपसे बात करेंगे. पहला टॉपिक हमारा है जीपीएस स्पूफिंग. अब जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं. तो देखो कोई भी एयरप्लेन होता है, राइट, तो जब वो उड़ता है ना तो उसको अपने कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं कि वो कहाँ पर उड़ रहा है, राइट. और ये कोऑर्डिनेट्स कैसे पता होता है कि एक सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट के थ्रू कंटिन्यूसली इसको एक मैसेज मिलता रहता है, राइट, सिग्नल मिलता रहता है जिससे कि वो सिग्नल इसको बताता है कि भाई तेरे कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, तू यहाँ पर इस जगह है, ये कोऑर्डिनेट इस तरह से बताते रहते हैं, राइट. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस प्लेन को क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट्स, है ना. और एक ही सैटेलाइट नहीं, बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं जिससे कि प्लेन को कंटिन्यूस सिग्नल यहाँ पर मिलता रहे, राइट. पर ये सैटेलाइट्स है ना क्या होते हैं कि बहुत दूर होते हैं, राइट. और ये सिग्नल कभी काफी वीक होते हैं, दिस सिग्नल्स आर वेरी वीक. अच्छा, अब कोई एक ऐसा बदमाश आदमी ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगाए और यहाँ पर इस वीक सिग्नल से ज्यादा वाला सिग्नल, इस सिग्नल से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला सिग्नल यहाँ पर भेज दे, ठीक है, ऐसा कर सकता है. और उसके अंदर इसको फॉल्स नेविगेशन और फॉल्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे दे. तो फॉल्स कोऑर्डिनेट देगा तो ये इसका नेविगेशन खराब हो जाएगा, ठीक है. इसको जाना इधर है, चला इधर जाएगा, राइट. तो ये जो हो रहा है आजकल, इस चीज को जो होता है जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं और आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट. कहां पर, दिल्ली के अंदर. तो दिल्ली के एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है उस पर कई इंसिडेंट्स यहाँ पर देख ली गए जीपीएस स्पूफिंग की. और दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द एयरप्लेन. इससे एयरप्लेन का नेविगेशन पूरा गड़बड़ा जाता है और हो सकता है कि एयरप्लेन इससे क्या हो कि कहीं और लैंडिंग करते, कहीं करनी कहीं और होगी उसको, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गलत मिलेंगे तो वो कुछ इस तरह से कर सकता है, राइट. तो ये कुछ इस तरह का है बच्चों. मान लीजिए कोई आदमी है रामलाल, ठीक है. अब रामलाल को कोई बोल रहा है कि यार आपको है ना नॉर्थ की तरफ जाना है, पर कोई उससे भी तेज आवाज में ऐसे बोल देता है नहीं नहीं आपको साउथ की तरफ जाना है, और नॉर्थ की तरफ जाने के बजाय रामलाल साउथ की तरफ चलने जाने लग जाता है. तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द रामलाल. रामलाल तक तो ठीक है, पर रामलाल की जगह एयरप्लेन होगा तो दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द एयरप्लेन, राइट. उसको जाना इधर है, वो चला इधर जाएगा, राइट. तो जीपीएस स्पूफिंग इज वेरी डेंजरस और कई इंसिडेंट यहाँ पर पकड़े गए, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज. तो एयरलाइंस हैव रिपोर्टेड ए सर्ज इन द जीपीएस स्पूफिंग ओवर दिल्ली, ट्रिगरिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अनयूजुअल नेविगेशन डिस्ट्रप्शंस. इसके अंदर गवर्नमेंट की एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं, राइट. तो जीपीएस स्पूफिंग को क्या बोलेंगे अपन, एक साइबर अटैक की तरह होता है दैट ट्रांसमिट फॉल्स जीपीएस, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सिग्नल्स टू मिसलीड द नेविगेशन सिस्टम फंक्शन. इट एक्सप्लॉइट्स द वीक सिग्नल ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट. अब देखो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो एयरप्लेन है, राइट, यहाँ पर सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट बहुत दूर होते हैं बच्चों. ये सैटेलाइट अप्रोक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर दूर है और 20,000 किलोमीटर दूर सैटेलाइट है, तो ये सिग्नल बड़ा वीक हो जाता है.
है ना। इसलिए ये बदमाश आदमी जो है वो ट्रांसमीटर को यूज करके इसका फायदा उठा लेता है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर भेजता है। ये एयरप्लेन और सेम फ्रीक्वेंसी का भेजता है, इसके अंदर F1 फ्रीक्वेंसी है तो ये भी F1 फ्रीक्वेंसी का भेजेगा, तो प्लेन कंफ्यूज हो जाएगा और ये वाला सिग्नल को असली सिग्नल समझ लेगा जो कि एक फॉल्स कोऑर्डिनेट वाले सिग्नल है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, इट एक्सप्लॉइट द वीक सिग्नल्स ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट बाय ओवरपावरिंग देम विद द फेक सिग्नल्स, राइट, मेकिंग रिसीवर्स शो फॉल्स लोकेशन। रिसीवर जो है एक तरह से उसको फॉल्स लोकेशन यहाँ पर दिखता है, राइट। तो हाउ इट वर्क्स, जीपीएस सैटेलाइट्स ट्रांसमिट वेरी वीक सिग्नल, है ना। जीपीएस सैटेलाइट्स जो है वो प्लेन को बहुत वीक सिग्नल दे रहे हैं, राइट। एंड अटैकर ट्रांसमीटर जो होता है, ये अटैकर का ट्रांसमीटर है, ठीक है, बदमाश आदमी, उसका सिग्नल जो होगा बड़ा स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। द जीपीएस रिसीवर्स लॉक ऑन द स्ट्रॉन्गर फेक सिग्नल बिलीविंग इट इज ए जेन्युइन, राइट। तो ये जो होगा रिसीवर प्लेन उसको एक तरह से जेन्युइन समझ लेगा। एज ए रिजल्ट रिसीवर कैलकुलेट एन इनकरेक्ट पोजीशन टाइम और द मूवमेंट वेक्टर, और इसके कारण नेविगेशन के अंदर प्रॉब्लम होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब सेकंड जो हम इसके अंदर समझते हैं, दैट इज सेकंड टॉपिक अपना है भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ ना 1874 के अंदर हुआ था, राइट। 1874 में एक शेयर क्रॉपर थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ था। शेयर क्रॉपर मतलब वन हु वर्क्स ऑन, वन हु डू नॉट हैव हिज ओन लैंड्स, और किसी और की जमीन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फार्मिंग का काम, उसको अपन शेयर क्रॉपर बोल रहे हैं, राइट। तो शेयर क्रॉपर के घर में इनका जन्म हुआ 1874 के अंदर, और स्टार्टिंग में है ना क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में आ गए, और क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने बहुत सारी वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, राइट। तो पढ़े लिखे बंदे बन गए, राइट। इसके बाद क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करने लग गए, पर क्रिश्चियनिटी को उन्होंने थोड़े दिनों बाद रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने क्या करा, वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करने लग गए, वैश्वनाइट्स को फॉलो करने लग गए, राइट। तो स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग फेज में अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करा, फिर क्रिश्चियनिटी के बाद वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे, और फिर थोड़े दिनों बाद, ठीक है, थोड़े सालों बाद ये अपना एक खुद का रिलीजन स्टार्ट करेंगे, बिरसत, ठीक है, बिरसत, राइट। ये रिलीजन स्टार्ट करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि एक तरह से ट्राइबल लीडर भी थे, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, और एक रिलीजियस लीडर भी थे। और यहां पर आप ये देखेंगे आगे चल के फाइट भी करेंगे ब्रिटिशर से, तो एक फ्रीडम फाइटर भी है, ठीक है। तो देखो, बिरसा मुंडा द सन ऑफ द शेयर क्रॉपर हु हैड रिसीव्ड सम एजुकेशन फ्रॉम द मिशनरीज, फिर बाद में केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैष्णव ट्रेडिशंस, एंड इन 1893-94 पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट टू प्रिवेंट द विलेज वेस्टलैंड फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विलेजर्स की वेस्टलैंड ले रहा था, तो उसको एक तरह से उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, राइट। अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इनका रिलीजियस लीडर वाला डायमेंशन क्या है, राइट। तो रिलीजियस लीडर, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा बिरसत, और खुद का एक रिलीजन स्टार्ट करा। देखो 1895 में बिरसा मुंडा ने ऐसे कहा कि मेरे को भगवान दिख गए, मुझको रेविलेशंस हुए हैं, और भगवान यहाँ पर मेरे को दिख गए हैं, अब मेरे अंदर हीलिंग पावर भी आ गई है, राइट। हीलिंग पावर, कोई बीमार होता है तो मैं उसको हील कर देता हूँ, तो इस इनके ना बहुत सारे फॉलोवर्स बन जाएंगे, है ना, बहुत सारे लोग जो होंगे इनके क्या करेंगे, फॉलोवर्स बन जाएंगे, राइट। ही कॉल्ड अपॉन द मुंडास टू फाइट अगेंस्ट, और ये बोलते हैं कि हमारे रिलीजन को जो भी फॉलोवर्स जो भी ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि देखो सुपरस्टिशन के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा, एनिमल सेक्रीफाइस को गिव अप करना पड़ेगा, एंड स्टॉप टेकिंग इंटॉक्सिकेंट, और ये जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं इनको लेने से इनको अवॉइड करना होगा, टू वियर द सीक्रेट थ्रेड एंड रिटेन द ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप इन द सरना एंड द सीक्रेट ग्रुप्स। तो ये सब इसके क्या थे, फॉलोवर्स के नियम थे कुछ, ठीक है, जो भी इनके रिलीजन को फॉलो करेगा उनके नियम है, राइट। अब इनका रिलीजन के बारे में अगर कभी पूछा जाता है, जैसे मैंने कहा बिरसत नाम का इन्होंने एक रिलीजन निकाला, तो उसके अंदर ये मोनोथिज्म रिलीजन है, ठीक है। मोनोथिज्म मतलब एक ही गॉड को ये मान रहे हैं, राइट। फिर दूसरा कि ट्राइबल जो फेथ होता है उसके ऊपर ही देखो, मैंने पहले बताया था क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, बट फिर बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट कर दिया था। तो कहते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज है ना एक्चुअली कन्वर्जन करने के ऊपर फोकस करती है, और हमको है ना इसको रिजेक्ट करना चाहिए, एंड साउट टू रिफॉर्म ट्रेडिशनल मुंडा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर रिफॉर्म्स के अंदर करे। मोरल डिसिप्लिन मैंने अभी आपको बताया, जैसे इंटॉक्सिकेंट का नहीं आपको अवॉइड, मतलब इंटॉक्सिकेंट आपको अवॉइड करना है, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, हार्ड वर्क आपको करना है, क्लीनलीनेस रखनी है, ये सब इसके कुछ नियम थे इस रिलीजन के, राइट। अब आइए हम ये समझते हैं कि ही इज द ट्राइबल लीडर और फ्रीडम फाइटर भी थे, वो अपन इसके अंदर वो वाला डायमेंशन समझते हैं। अब देखिए एक रिवोल्ट हुआ दैट इज नोन एज मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट जो था 1899 में स्टार्ट हुआ था, और एक साल के लिए चला था, 1900 तक ये चला था, राइट। इसके लीडर थे, इसका बिरसा मुंडा का नाम पे ही मुंडा रिवोल्ट है, राइट।
अब देखिए एक रिवोल्ट हुआ था, दैट इज नोन एज मुंडा रिवोल्ट। और मुंडा रिवोल्ट जो था 1899 के अंदर हुआ था, इसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये रिवोल्ट था। 1899 से 1900 तक ये रिवोल्ट था, राइट। अब क्या हुआ था देखो, एक्चुअल में ये मुंडा ट्राइब थी ना, इनको कुंथ कटीदार बोलते थे। कुंथ कटीदार मतलब जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, है ना। अब फॉरेस्ट इतना बड़ा हो जाता है, उसको बिल्कुल साफ सफाई रखना फॉरेस्ट की, राइट, उसको क्लियर करना, उसका काम ये ट्राइब वाले लोग करते थे। कुंथ कटिया कटीदार इनको बोलते थे। अब कुंथ कटीदार एक तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। इनका खुद का भी काम है कि लकड़ी वकड़ी इनको मिल जाती है, पर फॉरेस्ट क्लीन करके समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इनको एक तरह से कहा जाता था ये इनका प्रोफेशन भी है और ये ट्राइबल लोग भी है, प्लस ये समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे ज्यादा कोई टैक्सेशन लिया नहीं जाता था, है ना, बहुत कम टैक्सेशन लिया जाता था। पर जैसे ही ब्रिटिशर्स आएंगे तो ब्रिटिशर्स इनकी जो प्रिविलेजेस होंगे, कुंत कटीदार वाली प्रिविलेज, उन प्रिविलेजेस को हटा देंगे। ब्रिटिशर्स बोलेंगे हम तुमको कोई प्रिविलेज नहीं दे रहे। इससे यहाँ के लोग जो होंगे ना वो भड़क जाएंगे कि यार हमारे सालों साल जनरेशन टू जनरेशन ये प्रिविलेजेस मिल रहे हैं हमको, अब ये अचानक आके ब्रिटिशर्स ने क्यों हटा दिया, राइट। तो यहाँ पर देखो लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट, और ये एक तरह से ब्रिटिशर्स को बहुत थ्रेटनिंग स्लोगन्स देते थे, राइट, जैसे अबुआ राज सेतर जाना और महारानी राज तुंडो जाना, मतलब लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड। जो महारानी है, राइट, जैसे जो भी क्वीन होती है वहां पर, राइट, क्राउन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड अवर वो उसका किंगडम हम एंड करेंगे और हमारा किंगडम हम एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। इस तरह से ये एक तरह से फ्रीडम फाइटर भी आप कह सकते हैं इनको। हिज पोर्ट्रेट हैंग इन द इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम, है ना, एंड ही इज द ओनली ट्राइबल लीडर टू हैव बीन ऑनर्ड सो, राइट। उनका जो है एक तरह से पार्लियामेंट म्यूजियम के अंदर भी इनका फोटो है, राइट। और ऐसे क्लॉथ ट्राइबल लीडर ये है, राइट। ये भी पॉइंट अपन को याद रखना है। चलो मुंडा रेबेलियन अब अपन पढ़ते हैं। उलगुलन भी इसको इसके अंदर बोलते हैं, राइट। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, उलगुलन किस चीज को बोल रहे हैं, तो मुंडा रिवोल्ट को बोल रहे जा रहा है, राइट। तो देखो बिरसा मुंडास दिस मूवमेंट इन द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ रांची, ठीक है, 1899 से 1900 एक साल तक ये चला। मुंडास ट्रेडिशनली एंजॉयड ए प्रेफरेंशियल रेंट रेट एट एज द कुंत कटीदार, जैसे मैंने आपको बताया ओरिजिनल क्लियर ऑफ द फॉरेस्ट थे, तो उनको अच्छा एक तरह से प्रिविलेज्ड इनको रेंट कम देना पड़ता था, राइट। बट इन कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी कुंत कटी लैंड सिस्टम हैव बीन इरोडेड बाय द जगीदार्स एंड ठेकेदार्स और मर्चेंट्स और मनी लैंडर्स। ये सब ब्रिटिशर्स टाइम के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। तो यहाँ पर ये कुंत कुटी लैंड के ऊपर जो सिस्टम चलता था, राइट, जिसके अंदर रेंट कम देना पड़ता था इनको, वो सिस्टम अबॉलिश हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे ब्रिटिश रूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्राइबल लोगों के जगह पर बहुत सारे नॉन ट्राइबल लोग भी आने लग गए, जैसे मनी लैंडर आने लग गए, है ना। तो ये सब लोग आते थे, तो ये इनको एक तरह से दुश्मन मानते थे इसको, राइट, कि ये तो हमारे दुश्मन है। इंसिडेंस ऑफ फोर्स लेबर टू द बेथ बेगारी आल्सो इंक्रीज ड्रामेटिकली। फोर्स लेबर भी इनसे कराने लग गए फिर। अब ये पहले अपने यहाँ पर राजाओं की तरह रहते थे अपने जंगल वंगल के अंदर, ठीक है। अब दूसरे लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग, नॉन ट्राइबल पीपल, और उनको आके परेशान कर रहे हैं। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज वाले भी आ रहे हैं। अब क्रिश्चियन मिशनरीज से तो ये पहले से नाराज थे, राइट। तो कैथोलिक मिशन यहाँ पर चल रहे हैं, तो इनको ऐसा डर लग रहा है कि कन्वर्ट ना कर दे कहीं, तो ये भी दिक्कत है। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन थ्रू द मिशनरी एक्टिविटीज मेड द ट्राइबल्स मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। दोनों फायदे और नुकसान दोनों थे, कि इनको पता था कि भाई हमारे राइट्स क्या है ना। कैथोलिक मिशंस चलते थे यहाँ पर, राइट। और फिर कैथोलिक मिशन चलते तो उनको डर भी लगता था कि कहीं ये हमको कन्वर्ट कराने के लिए तो नहीं है, राइट। ब्रिटिश हु फियर्ड ए कॉन्स्पिरेसी जेल्ड बिरसा फॉर द 2 years इन 1895। 1895 के अंदर उनको जेल में डाल दिया था, बट ही रिटर्न फ्रॉम द जेल मच मोर ऑफ ए फायर ब्रांड। और फिर आए तो बहुत ही भयंकर तरीके से आए फिर ये वापस। अब जैसे आए, सीरीज ऑफ नॉक्टर्नल मीटिंग्स वर हेल्ड इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द 1898 टू 1899 वेयर बिरसा allegedly urged द किलिंग ऑफ द ठेकेदार्स, ठीक है, जागीदास, राजाज, हकीम, क्रिश्चियंस, इन सबको मारने के लिए इसने बोला। और बहुत सारे वायलेंस एक्टिविटीज यहाँ पर हुई। बहुत सारे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, रेबल्स चर्चेस को आग लगा दी गई, मिशनरीज को मारा गया, मिशनरीज वाले लोगों को, और आउटसाइडर जो थे उनको एक तरह से उनके प्रति होस्टाइल बिहेव करा गया, राइट। होस्टाइल एक्टिविटीज करी गई, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इनको ऐसा दिख रहा है कि ये पुलिस वाला है, या फिर ये बाहर का आदमी है, या फिर ये क्रिश्चियन मिशनरीज का है, या फिर ये ठेकेदार है, राइट, मनी लैंडर है, उन सबको मार मार के भगाने लगे यहाँ से, राइट। अब एक इंसिडेंट है ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है, 25 दिसंबर 1899 को द मुंडास शॉट एरोज एंड ट्राइड टू बर्न डाउन चर्चेज ओवर एन एरिया कवरिंग 6 पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रांची एंड द सिंगभूम। नेक्स्ट इन जनवरी 1990 द पुलिस स्टेशंस वर अटैक। तो इस तरह से बहुत ही एक तरह से आप देखेंगे ब्रिटिशर्स को देखते ही और क्रिश्चियन मिशनरीज को देखते ही लोग बढ़ जाते थे। फिर क्या हुआ
हुआ लास्ट के अंदर बिरसा को कैप्चर कर लिया गया, इस मूवमेंट का लास्ट कैसे होता है, एंड कैसे होगा, एंड डाइड इन द जेल, बिरसा की मौत हो जाती है जेल के अंदर। नियरली 350 मुंडास वर पुट ऑन द ट्रायल एंड ऑफ देम 3 वर हैंग्ड एंड 44 ट्रांसपोर्टेड फॉर देयर लाइफ, है ना। तो बहुत ही रिप्रेसिव मैनर के अंदर इस मूवमेंट को क्रश करा गया। द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द, अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि यार मुंडास की ग्रीवेंसेस को हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर वापस ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसी के मुंडा रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पर बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंदर बहुत सारी कुनकुथियास राइट जो थे वो वापस से उनको दे दिए गए, राइट। तो ये देखो, द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द मुंडास थ्रू द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस ऑफ 1902 से 1910 तक, राइट। ये सब ऑपरेशंस करें। इसके बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी निकाला गया 1908 का, प्रोवाइडेड सम रिकॉग्निशन टू देयर कुंतकटी राइट्स एंड बैंड बेथ बेगारी, राइट। इस तरह से हम इसके अंदर इस टॉपिक को देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बिरसा मुंडा अपन ने इसके अंदर समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट इसलिए 150 बर्थ एनिवर्सरी पे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 150 बर्थ एनिवर्सरी पे इनको एक तरह से जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पर बनाया जा रहा है। चलो, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अभी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ चिले माइकल बैकलेट was conferred with the इंदिरा गांधी पीस प्राइज टू 2024, that's why it is in the news। अब ये पीस प्राइज किस लिए मिलता है, आप देख रहे हैं कि भाई पीस के लिए मिलता होगा, तो किसी ने कोई इंटरनेशनल पीस के लिए काम करा हो, या फिर रेशियल इनइक्वलिटीज से लड़ा हो कोई, राइट, या फिर डिसआर्मामेंट की तरफ गया के लिए काम करा हो, या फिर हार्मनी क्रिएट करी हो। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे ये दिया जाता है, राइट। तो हम एक बार इसकी वेबसाइट पे जाकर देखते हैं। तो वेबसाइट के अंदर ये लिखा होता है, द प्राइज शैल बी अवार्डेड एनुअली टू ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनलिटी। कोई भी नेशन का हो सकता है, कोई भी रेस रिलीजन का हो सकता है, जैसे अभी चिली के प्रेसिडेंट को यहाँ पर मिला, राइट, एक्स प्रेसिडेंट को। इन रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिव एफर्ट टुवर्ड्स, क्या करना होगा इसको, इंटरनेशनल पीस एंड डिसआर्मामेंट, रेशियल इक्वलिटी, गुडविल एंड हार्मनी अमंग द अदर नेशंस, secure economic cooperations and promote a new international economic order, accelerating all round advancement of the developing nations। ये सब चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। अगर ये सारे काम करे होंगे तो आपको इंदिरा गांधी पीस प्राइज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इन ऑनर ऑफ द इंदिरा गांधी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, राइट। द अवार्ड, अब अच्छा इसके अंदर 3 चीजें याद रखना, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड है, राइट। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड, राइट। तो अब मतलब इसमें एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, एनुअली दिया जाता है। और इसके अंदर कितना पैसा मिलता है, 25 लाख रुपए मिलता है। और एक ये तरह ट्रॉफी इस तरह से इसके अंदर मिलेगी, साइटेशन इसके अंदर इस तरह से मिलेगा, राइट। तो 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये याद रखना, है ना, और एक साइटेशन मिल रहा है, ठीक है। फिर स्क्रूटनी ऑफ द प्रपोजल एंड द फाइनल सिलेक्शन फॉर द प्राइज शैल बी मेड बाय द जूरी ऑफ द एमिनेंट पर्संस, ठीक है। जूरी कंसिस्ट ऑफ नॉट फ्यूअर देन द 5 पर्सन, ठीक है, एंड 9 मेंबर्स नेम्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, विद वन ऑफ देम बीइंग डेजिग्नेटेड एज इट्स चेयरमैन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जूरी मिलकर बैठती है ना, 5-6 आदमी होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर ये डिसाइड करते हैं कि भाई किसको अपन को देना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक रिपोर्ट आई है, देखिए पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने कहा है कि ये बताया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएमएफ फंड और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, उसका एक तरह से रिव्यू उसके अंदर करा है कि कितना फंड इकट्ठा हुआ, कितना यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड क्या है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई, इसको ऐसे समझो कि मान लो एक एरिया है, मान लो झारखंड जैसा एरिया है, तो झारखंड के अंदर कोयला बहुत सारा मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स के अंदर है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। अब सरकार ने कहा कि भाई यहाँ पे ना बहुत सारा मिनरल है, हमें मिनरल्स निकालना है, ठीक है। अब इस झारखंड जो है एक इतना डेवलप्ड स्टेट नहीं है ना, इसके पास इतनी मशीनरीज नहीं है, इतना इक्विपमेंट्स नहीं है, इतनी स्किल नहीं है कि ये यहाँ से क्या निकाल सके, मिनरल्स निकाल सके। तो बाहर के कुछ लोग आए, इन लोगों को डिस्प्लेस करा, इस जमीन के ऊपर से मिनरल्स निकालकर बाहर ले गए, राइट। तो इसके अंदर सरकार को कुछ पैसा दे दिया, पर इस एरिया का कोई डेवलपमेंट हुआ, ऊपर से इस एरिया के अंदर डिस्प्लेसमेंट और हो गया। तो इन लोगों के लिए एक एक्चुअली एक बॉडी बनाई गई है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इसका यही काम है कि जिन लोगों का को डिस्प्लेस करा गया और जहां से आप मिनरल्स लेके बहुत अमीर हो रहे हैं, ये तो हम मोटे मोटे पैसे कमाकर सेठ जी बन गए,
और इन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ जिनकी जमीनें छीनी गई है, जिनकी जमीनों के ऊपर और या फिर जिस एरिया के अंदर ये बना है ना, कि एरिया के अंदर मिनरल्स, और ऊपर से यहाँ पे पॉल्यूशन और हो गया, माइंस और बन गई, तो इनको तो नुकसान ही नुकसान हुआ ना। तो इनकी एक तरह से डेवलपमेंट के लिए डीएमएफ अपन ने बनाया, एक बॉडी है दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इसके अंदर एक डीएमएफ फंड होता है, और डीएमएफ फंड कौन देगा, उसके अंदर पैसा कौन डालेंगे, ये माइनर्स जो मोटा मोटा पैसा कमा कर जा रहे हैं, इन माइनर्स को ही बोलेंगे कि भैया इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, है ना, इस खनिज क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आप हमें कुछ पैसा इसके अंदर रॉयल्टी की फॉर्म में दो, राइट। तो देखो, इट इज ए ट्रस्ट सेटअप एज ए नॉन प्रॉफिट बॉडी बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन दोज डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय द माइनिंग वर्क्स। जो माइनिंग वर्क से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए इट्स एम इज टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द पर्संस एंड द एरियाज अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। Directly affected areas where direct mining related operations such as excavation, mining, etc. are located, right? Indirectly affected areas such as areas where the local population is adversely affected on account of the economic, social and environmental consequences due to mining related operation, उन सबको क्या करते हैं, उन सब एरिया के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट इसके अंदर बनाया गया है, राइट। तो ये देखो, ये एक तरह से एमएमडीआरए एक्ट के अंदर आ रहा है, एमएमडीआरए एक्ट। एमएमडीआरए मतलब माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर ये आ रहा है, और इसके अंदर जो पैसा आ रहा है वो एक तरह से माइनर्स के कंट्रीब्यूशन के थ्रू आ रहा है, राइट। अभी कैसा पैसा देता है ये मैं इसके अंदर बताता हूँ। अच्छा, ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब इसका पैसा जो होगा वो लैप्स नहीं हो जाएगा। ये है ना, पैसा जो होगा जैसे अगले साल कहीं लैप्स हो जाए इसका पैसा, मान लो इसमें 1000 रुपए रखे अगले साल, नहीं अगले साल और 1000 रुपए आएंगे तो 2000 रुपए हो जाएंगे एड ऑन होकर। तो नॉन लैप्सेबल फंड है एंड कैन बी यूज फॉर बोथ इमीडिएट एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम आ सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम ये आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, इट वॉज मैंडेटेड थ्रू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट एमएमडीआरए एक्ट 2015 and is funded through the contribution from the miners. DMF funds are non-lapsable fund and can be used for both immediate and the long-term investment. They are treated as an extra budgetary resource for the state plan. Pradhan Mantri Khanish Kshetra Kalyan Yojana will be implemented by the District Mineral Foundation of the respective district using the funds accruing to the DMF. DMF have been directed to take all major decisions in the participatory mode in consultation with the Gram Sabhas of the respective villages. I hope this is clear to everyone. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं। इट सीक्स टू इम्प्लीमेंट वेरियस डेवलपमेंटल एंड द वेलफेयर प्रोग्राम्स इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज, ठीक है, मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द माइनिंग, एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं माइनिंग एरिया से उनके लिए इस तरह से। अब इसमें पैसा कैसा आता है ये अपन इसके अंदर देखें, कितना पैसा देना होता है माइनर्स को। तो भाई ये देखो, एक माइनिंग करने वाला एक बंदा था, ठीक है, ये आराम से मस्ती से यहाँ पे माइनिंग कर गया, इन सब लोगों की जिंदगी खराब करके खुद पैसा कमा कर चला गया। तो इन सब लोगों का भी डेवलपमेंट हो इसके अंदर, इसके लिए हम इससे कुछ पैसा ले रहे हैं, राइट। वो डीएमएफ फंड में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया। तो पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर ये माइनिंग लीज जो है 2015 से पहले अगर आपने ली है ना, यहाँ पर माइनिंग करने का अधिकार 2015 से पहले माइन्स जो है लीज पर आपको दी गई है, तो आपको 10% देना पड़ेगा, 10% ऑफ रॉयल्टी, वो इस डीएमएफ फंड के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। और अगर मान लो 2015 के बाद ये माइनिंग लीज आपको दी गई, माइनिंग एरिया लीज पर आपको दिया गया है, तो आपको 30% देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, funded by mining leaseholders as a percentage of royalty as prescribed by the central government. 10% of royalty for the leases granted on or after 2015 और before, अच्छा before जो अगर लिया है ना तो आपका 30% है, और आफ्टर 2015 लिया है तो आपका 10% रॉयल्टी। ये आपको इसके अंदर याद करना है, मैंने उल्टा बोल दिया था। आफ्टर 2015 के बाद अगर कोई माइनिंग लीज दी गई ना तो उस पर 10% रॉयल्टी आपको देनी पड़ेगी, 10% ऑफ रॉयल्टी आपको देना पड़ेगा। और 2015 से पहले अगर ऐसा हुआ है तो 30% ऑफ रॉयल्टी आपको देना पड़ेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइन लीज होल्डर टू ए डीएमएफ डिफर फ्रॉम द मिनरल टू मिनरल, मिनरल टू मिनरल भी डिफर करता है एज इट चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी, एंड रॉयल्टी डिफर फ्रॉम द मिनरल टू मिनरल बट नॉट माइन टू माइन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो मिनरल कौन सा मिनरल निकाल रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड होगा, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मस्ट बी स्पेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर द पीएमकेकेवाई गाइडलाइंस। अब पीएमकेकेवाई क्या है,
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत ये पैसा जो होगा वो खर्च किया जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट जो है दैट इज बाथुकम्मा फेस्टिवल। अब बाथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर होता है, क्या होता है, क्या होता है इस फेस्टिवल के अंदर, ये सब चीजें अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये आपको मटके दिखाई देंगे, मटकों के ऊपर फ्लावर लगाया हुआ है। ठीक है, राइट, फ्लावर लगाया और उस मटके, इन मटके को ना स्टील की प्लेट के ऊपर सजाया होता है। राइट, बाथुकम्मा का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। बाथुकम्मा, बाथुक अलग पढ़ो और अम्मा अलग पढ़ो। अम्मा मतलब गॉडेस, गॉडेस, और बाथुक मतलब कि अलाइव, कि गॉडेस फिर से अलाइव हुई, गॉडेस कम अलाइव, ये इसका नाम होता है। राइट, ये जो है ना, ये तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट कराया जाता है। तो आप इसको किस तरह से याद रखोगे कि है ना, औरतें इसमें, जनरली ये औरतों का ही फेस्टिवल है। औरतें क्या करती हैं इसके अंदर, एक तरह से पहले सर में अपने तेल लगाएंगी, फिर गजरा वजरा पहनती है ना फ्लावर जैसा। ठीक है, वो फ्लावर पहनेंगी तो तेलंगाना ऐसे याद आ जाएगा। और फ्लावरल एक तरह से फ्लोरल फेस्टिवल ही होता है, कलरफुल फ्लोरल फेस्टिवल ही होता है। राइट, तो बाथुकम्मा दैट मीन्स मदर गॉडेस कम अलाइव इज ए कलरफुल फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना सेलिब्रेटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मानसून। मानसून के अंत में ये होता है। बाथुकम्मा इज सेलिब्रेटेड फॉर द 9 days, 9 दिन के लिए होता है। अभी जैसे सितंबर के अंदर स्टार्ट हुआ था ये, तो सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर होता है, स्टार्टिंग एट द भद्रपदा भद्रपाद भद्रपाद अमावस्या एंड कंक्लूडिंग ऑन द दुर्गाष्टमी जस्ट बिफोर द विजयदशमी। ठीक है, तो बाथुकम्मा इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर स्टेक ऑफ डिफरेंट यूनिक सीजनल फ्लावर्स इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। अरेंज इन द 7 कंसेंट्रिक लेयर्स, 7 लेयर के अंदर इस तरह से इसके अंदर बनाया जाता है, इन द शेप ऑफ द टेम्पल गोपुरम। राइट, फिर इनको एक तरह से, इस तरह से टेम्पल की तरह बनाया, जैसे टेम्पल होता है वैसे ही दिख रहा है। 7 लेयर यहाँ पर आपको दिख रही है, इस तरह से कंसेंट्रिक लेयर्स आर देयर। ठीक है, और फिर इसको एक प्लेट के ऊपर, ब्रास की प्लेट के ऊपर रखा जाता है। उस प्लेट को बोलते हैं टम्बलन। ठीक है, तो आप देखो बाथुकम्मा, बाथुकम्मा के अंदर आपको कैसे याद करना है कि इसके अंदर एक तरह से तेलंगाना के अंदर ये है और फ्लावरल फेस्टिवल ये है। ठीक है, तो अम्मा ने अपने बालों में तेल डाला, ठीक है, और बालों के अंदर फिर गजरा लगाया फ्लावर वाला। राइट, तो दैट इज नोन एज बाथुकम्मा, बाथुकम्मा। राइट, फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स आर केयरफुली अरेंज इन द सर्कुलर रोज, वन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द अदर। राइट, जैसे इसके अंदर होता है। बाथुकम्मा देन ग्रेजुअली इंक्रीज इन द साइज, अब धीरे धीरे इसको और ऊपर करते जाते हैं। ठीक है, और साइज बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, एंड लुक्स मोर वाइब्रेंट एंड कलरफुल एंड इज केप्ट बिफोर फैमिली गॉडेस एंड प्रेयर्स आर ऑफर्ड। गॉडेस के सामने रखते हैं, इसके अंदर प्रेयर करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, इसको टेम्पल के बाहर कोर्टयार्ड में रखते हैं, तब रखते हैं। जैसे ये सारा का सारा कोर्टयार्ड के अंदर रखा हुआ है, और अब सब मिलकर यहाँ पर डांस करेंगे। राइट, गाने गाएंगे, डांस करेंगे, इस तरह का ये फेस्टिवल होता है। विद द ऑनसेट ऑफ द इवनिंग वीमेंस इन देयर बेस्ट अटायर्स, आराम से साड़ी वाड़ी पहन के मस्त, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से तैयार होकर आते हैं। पुट बाथुकम्मा, बाथुकम्मा मतलब वो जो फ्लावर का स्टैक बनाया था उन्होंने, इन देयर कोर्टयार्ड एंड अनसर्कल अराउंड इट एंड देन सिंग सॉन्ग्स व्हिच क्रिएट ए एम्बियंस ऑफ द पीस एंड द हार्मनी। बिफोर डस्क, शाम होते होते, दे कैरी इट ऑन देयर हेड्स एंड इमर्स इट इन द वाटर। ये अपने हेड पे रखते हैं इसको, मटकों को, और वाटर के अंदर इसको क्या करते हैं, इमर्स कर देते हैं, बहा देते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस and please share this video widely. Thank you so much. Bye bye, take care.